हमारे साथ हैं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। योगेंद्र उपाध्याय जी यूं तो विश्वविद्यालय और बाकी के लिए भी काम शानदार कर रहे हैं और अभी भी उन्होंने एक आयोग की स्थापना भी की है जो तमाम वैकेंसीज को फिलअप करेगा, भरेगा। इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है कि आपको आगरा का भगीरथ कहा जाता है। आगरा में पानी की बहुत ही दिक्कत थी, जिसको उन्होंने 150 किलोमीटर की पाइपलाइन खिंचवा करके वहाँ के लोगों को राहत दी। हम उनसे ही जानेंगे इसके विषय में। बहुत स्वागत है सर आपका। आपको आगरा का भगीरथ कहा जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा है कि आगरा में भूगर्भ जल स्तर बहुत खारा था और नीचे भी बहुत जा चुका था। यमुना का पानी गंदा मैला, चूँकि ओखला और दिल्ली की नाले नालियाँ आते थे उसमें, इसलिए और उसके बावजूद भी 100-125 मिलियन लीटर पर डे यमुना से उठाया जा सकता था जल संस्थान के द्वारा, जबकि आगरा के विस्तार और जनसंख्या को देखते हुए 400 मिलीलीटर पर डे की आवश्यकता थी। इसलिए आगरा जल समस्या से ग्रसित एक शहर था और इतना ग्रसित हो चुका था कि लोग यहाँ से पलायन करने जा रहे थे। तब मुझे 2012 में जब विधायक बनाया गया तो मैंने अहद लिया, संकल्प लिया कि समस्या को निदान देंगे। तो फौरी निदान के तौर पे तो मैंने समरसेबल और हैंडपंप वगैरह वगैरह लगवाए, लेकिन स्थायी निदान भी खोजा था। एक ठंडा बस्ते प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था बहुत सालों से, गंगा जल प्रोजेक्ट के नाम पर, जिसमें पालड़ा जो बुलंदशहर में है, अपर गंगा कैनाल के किनारे, वहाँ से अंडरग्राउंड पाइपलाइन लाना था। उसको पुनर्जीवित किया, उसके लिए संघर्ष किया, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया, उसको पास कराया और अल्टीमेटली उसको पूरा हुआ। रास्ते में उसमें बड़े बड़े अवरोध आए। अगर मैं एक दो शब्दों में, दो लाइनों में बयान करूं तो मुझे थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और पटवारी से लेकर मुख्य सचिव के दरवाजे तक दस्तक देनी पड़ी, धूल लेनी पड़ी, तब जाके प्रोजेक्ट पूरा हुआ। और वो जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की वो तारीख बन गया जब मेरे नेता मोदी जी ने माननीय योगी जी की उपस्थिति में बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई। आज 350 मिलियन लीटर पर डे गंगा जल मिल रहा है, 100-125 मिलियन लीटर पर डे यमुना का जल, सब मिलाकर अब 450-450 मिलीलीटर पानी आगरा को उपलब्ध है। तो आगरा की जनता की प्यास बुझी। आगरा की जनता मुझे इसने से भगीरथ कहती है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लेकिन आगरा की जनता ने भी आपको भरपूर प्यार दिया, तब से लगातार आपको विधायक चुन रही है। हाँ, भरपूर प्यार दिया। पहला चुनाव 2012 में मैं 27,000 वोटों से जीता था। अगला चुनाव 2017 वाला 51,000 वोटों से जीता और तीसरा चुनाव 2022 वाला मुझे जनता ने 57,000 वोटों से जिताया। जनता का प्यार ही है। मतलब अगर आप अच्छे काम करें तो इसी तरह से आपको प्यार मिलता रहता है। अब हम आ जाते हैं शिक्षा पर। आपने तमाम आपके यहाँ वैकेंसीज निकली हैं जिसको भरने के लिए कहा है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं? हर क्षेत्र में वैकेंसीज हैं। सरकारी महाविद्यालयों में भी हैं, विश्वविद्यालयों में भी हैं और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी हैं। ये हमारे उसमें डिपार्टमेंट के अंडर में रहते हैं। तो यहाँ पर पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि बड़ी विसंगतियाँ थीं, तो इसमें करने के लिए सभी विश्वविद्यालय के वीसी से कहा कि जितनी भी वैकेंसी हैं उनको फिलअप करने के लिए प्रक्रिया पूरी की जाए। कहीं शुरू हो गई हैं, कहीं शुरू करने की हालत में है। ऐसी जो महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय थे, उसमें भी पिछले दिनों हुई थी, लेकिन ब्रेक लग जाता था क्योंकि जो आयोगों में बड़ी विसंगतियां थीं और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों की भी पड़ी हुई थी, वो अब शुरू हो गई हैं। 4-5 महाविद्यालयों ने अपने पब्लिक्स भी कर दिए हैं, 2 महाविद्यालयों के इंटरव्यू भी हो चुके हैं। तो वहाँ पर इससे सिलसिला चल पड़ा है। अब रोजगार का अवसर जो बंद बक्से में पड़ा हुआ था, आम जनमानस के लिए या नौजवानों के लिए खुल गया है और हम बहुत शीघ्र ही माननीय योगी जी के निर्देशन में जो काम हो रहा है उससे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे। एक बहुत बड़ी बात है कि बेसिक में भी लंबे समय तक वैकेंसी थी जो निकल नहीं पा रही थी, जो आपने दिक्कतें बताई। अभी आपने एक आयोग का गठन का ऐलान किया, कैबिनेट से पास कराया है, क्या है पूरी बात? देखिए, माननीय योगी जी बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही बारीक दृष्टि से समस्याओं को देखते हैं। उन्होंने ये देखा कि बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में वैकेंसीज हैं, लेकिन लाल फीताशाही के चक्कर में फंस के वो जनता तक उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो उन्होंने देखा कि आयोग अगर एक बना दिया जाए, एक छत के नीचे काम हो, तो परीक्षाएं भी समय पर होंगी, उनके इंटरव्यू भी समय पर होंगे, नियुक्तियां भी समय पर होंगी और नौजवानों को उसका लाभ मिलेगा।
तो एक आयोग का गठन कर दिया गया। पहले अलग अलग व्यवस्थाएं थीं, अलग अलग आयोग थे इनके चयन के। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के नाम से माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक गठन हुआ है, जिसमें मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। आने वाले सदन में उसका विधेयक पारित हो जाएगा, उसके बाद वो आयोग अपना काम शुरू कर देगा। एक अध्यक्ष होगा, 12 सदस्य होंगे। कब तक लग रहा है, कब तक शुरुआत कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे बड़े अधीर हो रहे हैं कि उनको नौकरी कब मिलेगी? ऐसा है कि उसमें एक अध्यक्ष होगा, वो सीनियर आईएएस हो सकता है, या कोई रिटायर्ड कुलपति या वर्तमान कुलपति, या कोई बहुत अच्छा शिक्षाविद हो सकता है। 12 सदस्य, हर डिपार्टमेंट का एक एक सदस्य होगा उसमें, जो शिक्षा के डिपार्टमेंट्स हैं, और 6 शिक्षाविद होंगे। इन सब का मिला के वो आयोग बनेगा। अब इस जो अगस्त में अपने आने वाला है सदन, इसमें तो पारित हो जाएगा। फिर महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर से वो कानून बन जाएगा, उसके तुरंत बाद लागू हो जाएगा एकदम। प्रयागराज इसका कार्यालय होगा, और जो माध्यमिक शिक्षा का आयोग है और उच्च शिक्षा का आयोग है, ये दोनों मिलकर उस काम को अंजाम देंगे। इसलिए कोई विलंब नहीं होगा। काम ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर एंड से आयोग शुरू कर देगा। क्या लगता है कि बेसिक में बहुत छात्र बहुत लंबे समय से परेशान, बीएड टीटी के भी छात्र बड़े लंबे से, इनके समाधान के लिए क्या? वो जो छात्र जिनको नौकरी चाहिए वो तो इससे मिल जाएगी, और छात्रों की समस्या के लिए तीनों अपने अपने भाग के मंत्री हैं, बहुत संवेदनशील हैं। संदीप सिंह जी भी इस विषय पर लगे हुए हैं, शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, छात्रों की समस्याएं कैसे दूर हो, और वो बहुत प्रभावी काम कर रहे हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें, उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें, तो नैक सिस्टम के लिए काफी जोर दिया जा रहा है, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? उच्च शिक्षा का स्तर हर तरीके से बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ एक तरीके से नहीं। अब इससे पहले यदि आप देखेंगे कि योगी जी की सरकार से पहले कोई भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का B+ श्रेणी का भी नैक रैंकिंग में नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय A++ प्राप्त कर चुके हैं, और कम से कम 6-7 कम से कम A++ भी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम A+ जरूर प्राप्त करेंगे नैक रैंकिंग में। यह स्तर बढ़ा है, हर क्षेत्र में उसमें विकास हुआ है, इसलिए बढ़ा। और 5 निजी विश्वविद्यालय A++ हो चुके हैं। तो अब ये जो विश्वविद्यालयों का स्तर बढ़ रहा है, इससे कंपटीशन भी बढ़ा है, अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं, हर क्षेत्र में व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने पहले तो एक लक्ष्य बनाया कि प्रत्येक मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय हो, और उसको जो संकल्प वो लेते हैं वो पूरा भी करते हैं। तो शुरुआत में ही उन्होंने 3 सरकारी विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू कर दिया, और उसके बाद 3 सरकारी विश्वविद्यालय को की अनुमति मिल गई है, उनके लिए ज़मीन खोजी जा रही है, और उसके यानी अब हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपने लक्ष्य को बढ़ाया, और हम लोगों को निर्देश दिए कि हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय या सरकारी विश्वविद्यालय जैसा भी हो, निजी विश्वविद्यालय ज़रूर हो। उसके लिए हमको उन्होंने निर्देशित किया है, हमारे विभाग को, कि एक नीति बनाएं, जिससे कि जो असेवित या आकांक्षी जिले हैं वहाँ पर लोग प्रोत्साहित हो बनाने के लिए, तो वहाँ पर उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, कुछ उनको प्रिविलेज दिए जाएंगे, जिससे कि वहाँ आकर्षित हों और विश्वविद्यालय खोलें। जब हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो जाएगा तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी शिक्षा की, और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो क्वालिटी बढ़ेगी, तो क्वालिटी बढ़ेगी तो यहाँ ये एक पूरा प्रदेश देश में शिक्षा का हब बनेगा। और जब इसमें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो देश विदेश के लोग भी यहाँ पढ़ने आएंगे, तो यहाँ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। आपने कहा हर कमिश्नरी पे एक राजकीय विश्वविद्यालय के, कहाँ तक पहुंची आपकी योजना? पूरा हो गया, अभी 6 इन्होंने किए ना, अभी सब हो गए। हर मंडल स्तर पे हर एक पे है, 6 में नहीं था, वो 3 में निर्माणाधीन है, और 3 में हो रहा है। आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग भी है, क्या चल रहा है उस विभाग में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी ऐसा विभाग है जो हर एक विभाग को पे आच्छादित होता है। उदाहरण के तौर पे, यदि कहीं विकास प्राधिकरण को, किसी शहर के विकास प्राधिकरण को अपने कब्जों का पता लगाना है कि उनकी कौन सी ज़मीन कहाँ पर कब्जा है, कौन सी ज़मीन कहाँ पर रह गई है, कौन सी, तो ये हमारे डिपार्टमेंट से सहयोग लेकर पूरा वो कर सकता है, लोग लेते हैं हमारे डिपार्टमेंट से। ऐसे जैसे कृषि विभाग है, उसको कृषि का देखना है कि कौन सी भूमि, बिल्कुल पिन पॉइंट बता देता है हमारा विभाग अपने सर्वे से, जो आकाशीय सर्वे होता है। एक एक
इंच पर कि कहाँ पर क्या है उस समय मौजूद। जब पीडब्ल्यूडी को सड़क डालनी होती है, पहले वो आपने देखा होगा सड़क के किनारे वो दूरबीन लगा के अपने करते थे। आज हमारा हवाई सर्वे जो आकाशीय सर्वे है, उससे उन्हें एक एक इंच का मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर एक झाड़ी है, यहाँ पर एक पेड़ है, ऐसे सड़क निकलेगी। तो हर डिपार्टमेंट का छतरी बनता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इसलिए वो हर डिपार्टमेंट की मदद करता है। क्या है योजना आगे की इसको लेकर के? अब इसको लेकर योजना ये है कि अब इस ओर बढ़ रहा है, एक रिसर्च कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कि जो प्रधानमंत्री जी का और माननीय जो मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी हो, तो इस डिपार्टमेंट के एक वर्क चल रहा है इस पर, जो कि क्वालिटी बढ़ाएगा क्रॉप्स की, फसल की, और क्वांटिटी बढ़ाएगा। और एक जो उम्मीद है दिख रही है कि 20-25% तक की क्वांटिटी बढ़ेगी और क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो एक मोटा मोटा अंदाज ये हो रहा है कि लगभग 1.5 गुना 2 गुना के बीच में किसान की आय बढ़ेगी। जब वो रिसर्च पूरी हो जाएगी तो उसका प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी सामने होगा, और वो एक क्रांतिकारी काम होगा उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के लिए। बहुत शुक्रिया मैच से बात करने के लिए। ये हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, उच्च शिक्षा मंत्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के आपके पास है। आपका मानना है कि कोई भी काम ऐसा है कि असंभव नहीं है, बस ज़रूरत है उसके लिए भागीरथी प्रयास की। जैसा आपने किया, आगरा में पानी पहुंचा दिया, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात की जा रही है, उसको लेकर भी काम पूरा करीब करीब हो गया है। और आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो विभाग है वो काम कर रहा है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर के भी बहुत आगे तक काम किया जा चुका है। कैमरामैन राशिद के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ।